Hello students, and finally we have come across now to the last topic of the unit, carbon and its compounds, जिसमें लास्ट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, और साथ ही साथ हम इसी में डिस्कस करेंगे दी क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एज वेल एज डिटर्जेंट। ऑल्दो ये जो पार्ट है आपने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इसके बारे में पढ़ी हुई हैं, बट उन चीज़ों को साइडलाइन करते हुए आई विल लेट यू नो व्हाट आर दीज सब्सटेंसेस। सोप इज बेसिकली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। उठाते हैं यहां से, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। लॉन्ग चेन मतलब इसके साथ कोई बहुत लंबी कार्बन चेन अटैच्ड है, बहुत लंबी, यानी कम से कम 10-11 कार्बन तो हों ही, उससे ज्यादा कुछ भी हो पर कम नहीं चलेंगे। ठीक है, टोटल 10 कार्बन तो होने ही चाहिए। इसमें अगर हम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट बनाना चाहते हैं तो हाइड्रोजन हटानी पड़ेगी, या तो उसके बजाय सोडियम लगा दीजिए या फिर इसी तरीके से पोटेशियम लगा दीजिए। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं सोप के मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल C15H31 COOH एसिड है 15 कार्बन वाला, पामिटिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा C17H35 COOH which is known as stearic acid। C17H33 COOH, इसमें एक हाइड्रोजन का नंबर जो है वो बैलेंस्ड है। किस तरीके से, मतलब ये इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओलिक एसिड। तो दीज आर द मोस्ट पॉपुलर वंस। जब इनमें से सोडियम और पोटेशियम को लगाते हैं तो इसको बोलते हैं सोडियम पैलिमेटेट या पोटेशियम पैलिमेटेट। इसी तरीके से सोडियम ओलिएट या पोटेशियम ओलिएट, सोडियम स्टीयरेट या पोटेशियम स्टीयरेट। ठीक है, तो ये आपके जो हैं ये सोप के एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर दी एग्जाम्पल्स। दिस पामिटिक एसिड से बनेगा, सोडियम पोटेशियम ही आपको लगाना है, या तो सोडियम लगा दो या पोटेशियम, तो ये बन जाएगा सोडियम पैलिमेटेट। या समझ में आ गया? सो आई एम फॉर टाइम बीइंग पुटिंग एज COOH पामिटिक एसिड। नाउ सोप को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसकी प्रिपरेशन ऑफ सोप इज बेसिकली डन बाय द प्रोसेस विच इज नोन एज सेपनिफिकेशन। और सेपनिफिकेशन किसका होता है? एस्टर का होता है। तो हम एक खास तरह का एस्टर यूज करेंगे, CH2 CH2, ये आपस में जुड़े हुए हैं और इनके साथ एक एक ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O सभी के ऊपर अटैच्ड है। मैं बताऊंगी ये मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, और साथ में हम इनमें से कोई भी अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। अब जैसे मुझे पामिटिक का बनाना है तो आई विल पुट C15H31। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है ये किस चीज का एस्टर है? ये आपका पामिटिक एसिड का एस्टर है, और वो भी कौन सा एस्टर? ग्लीसरॉल से बना। जो इसमें अल्कोहल यूज हुआ है इस एस्टर को बनाने के लिए वो है बच्चों ग्लीसरॉल। मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, ग्लीसरॉल इज CH2OH CHOH CH2OH, यानी 3 कार्बन है, तीनों पे OH है। हमने इन तीनों OH में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है इन ग्रुप्स के साथ और एस्टर्स बना दिए। ठीक है, तो इस एस्टर का नाम है ग्लीसरॉल पैलिमेटेट। ठीक है, क्लियर? अब ये जो पर्टिकुलर एस्टर है, आई थिंक आई हैव मेंशन्ड इट रॉन्ग, ये इस तरीके से जाएगा। नो, इट वाज राइट एक्चुअली, ग्लीसराइल बोलेंगे ग्लीसरॉल की बजाय, ग्लीसराइल पैलिमेटेट। ये जो आपका एस्टर है, इस एस्टर की हम सेपनिफिकेशन करेंगे। सेपनिफिकेशन का मतलब होता है किसी अल्कली से ट्रीट करना। आप NaOH को भी यूज कर सकते हो, KOH को भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको किस तरह की सोप बनानी है। ओके, एंड व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ C15H31 COONA, NaOH यूज किया तो और KOH यूज किया तो यहाँ K लग जाएगा। 3 सोप के मॉलिक्यूल बन गए। साथ ही साथ में ये जो आपका है सब्सटेंस, ये आपको देगा ग्लीसरॉल, CH2OH CHOH CH2OH।
तो ये जो ग्लीसरॉल या जिसको कॉमनली ग्लीसरीन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपकी सोप इंडस्ट्री का जब प्रिपरेशन जब सोप की जाती है उसका एक बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको यूज़ किया जाता है सोप की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, सोप को सॉफ्ट बनाने के लिए, स्किन के ऊपर ज़्यादा हार्श ना हो सोप। ये ऐसी सोप्स यानी जिनको हम टॉयलेट सोप्स कहते हैं वो बनाने के लिए यूज़ होती हैं। अच्छा, इसके अलावा ग्लीसरीन को और भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक्स वगैरह के अंदर, ठीक है, मेडिसिनल यूजेस भी हैं इसके। सो बेसिकली ये हमें एज अ बाई प्रोडक्ट मिल जाता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोप, ठीक है। दूसरी बात, जब सोप को प्रिपेयर किया जाता है तो NaCl भी हम इसमें ऐड करते हैं, यानी जब आपके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनने शुरू हो जाते हैं तो वो आएंगे आपके वाटर में सॉल्यूबल, डिजॉल्व, यानी एक तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। और उस कोलॉइडल सॉल्यूशन में से जब हमको सोप को बाहर निकालना है, सोप के मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करना है, तो उसमें हमें NaCl डालना पड़ेगा। NaCl का क्या काम है? टू कोएगुलेट सोप मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। जो सोप का यहाँ पर पार्टिकल्स बनेंगे वो कोलॉइड की फॉर्म में बनेंगे और कोलॉइड से मॉलिक्यूल्स को कोएगुलेट करने के लिए NaCl का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद सोप के जो मॉलिक्यूल्स है लाइट होते हैं, ऊपर की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, उनको स्किम ऑफ करते हैं, हटा देते हैं। और उसके बाद जैसा भी आपको उसमें परफ्यूम मिलाना है, कलरिंग एजेंट मिलाना है, अलग अलग शेप्स में उनको बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक और भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब हम सोप के मॉलिक्यूल्स को उसके अंदर इथेनॉल डाल के उसको इथेनॉल को इवेपोरेट करते हैं तो जो सोप है आपकी वो ट्रांसपेरेंट सोप बनाई जा सकती है इस तरीके से, ठीक है। जो थोड़ी सी वो होती है ना, ट्रांसपेरेंट सी सोप्स होती हैं जिनके आर पार कहते हैं कि हम देख सकते हैं, राइट, ऐसी भी सोप्स होती हैं। तो इस तरह की सोप बनाने के लिए इथेनॉल उसमें मिक्स किया जाता है। इसके अलावा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ देने के लिए उसके अंदर कोई भी एंटीसेप्टिक सब्सटेंस जैसे डिटॉल वगैरह मिलाया जा सकता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह की सोप्स बनाई जा सकती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, ग्लीसरीन या जो ग्लीसरॉल है उसको ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, मतलब मेडिसिन वगैरह, कॉस्मेटिक्स, एक्सप्लोजिव्स, पेंट्स, ये सब बनाने में ग्लीसरीन को यूज़ कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि जो सोप है उसका क्लिनजिंग एक्शन किस तरीके से है। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो ये अगर थ्योरेटिकली अगर देखें क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो जो सोप का मॉलिक्यूल है उसको हम दो पार्ट्स में समझेंगे बच्चों। ये आपका कुछ इस तरीके का सोप मॉलिक्यूल होता है जिसका एक जो बहुत लंबा चेन है वो लंबी चेन हाइड्रोफोबिक पार्ट है, यानी वाटर रिपेलिंग है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक चेन। और ये जो इसका सर्कल से हमने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज अ पोलर हाइड्रोफिलिक ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप है जो पोलर है, वाटर लविंग ग्रुप है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने कोलॉइड्स में एसोसिएटेड कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा था क्लास 9th में, तो ये कुछ वही चीज़ है जो यहाँ पर अभी होगी। ये पर्टिकुलर जो सोप का मॉलिक्यूल है ये एक बिल्कुल नॉर्मल सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा अगर इसकी कंसंट्रेशन वाटर के अंदर कम रखेंगे। यानी अगर हमने ये सोप लिया C15H31COONA और इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया और कंसंट्रेशन इसकी हमने रखी लो, तो ये नॉर्मल सॉल्ट की तरह से बिहेव करेगा। C15H31COO नेगेटिव अलग हो जाएगा और Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, आयंस अलग हो जाएंगे सिर्फ। लेकिन जैसे जैसे हम C15 यानी ये जो हमारा सोप का मॉलिक्यूल है इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के बाद जब ऐसा नहीं हो पाएगा, सब्सटेंस में ये टूटेगा नहीं, आयंस में नहीं टूटेगा, बल्कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के आसपास इस तरीके से इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो वाटर से दूर हो जाएगा। वाटर से दूर होने का मतलब है यानी छुपने की कोशिश करेगा, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो आपका वाटर में एक्सपोज हो जाएगा, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, वाटर की तरफ जाएगा, यानी फैलेगा, बाहर की तरफ आएगा। तो और कुछ इस तरह के जो है आपको शेप्स, मतलब ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मेशंस हो जाएंगी। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मेशंस हैं इन्हें कहा जाता है मिसेल। जब तक मिसेल नहीं बनेगा तब तक जो सोप है अपना क्लिनजिंग एक्शन नहीं करेगा। मिसेल्स बनने के बाद ये जो मिसेल्स हैं ये एक तरह के ब्रिज का काम करते हैं। अगर सपोज ये आपका कोई क्लॉथ है,
ठीक है, कोई कपड़ा है और इसके ऊपर कोई डर्ट लग गई है, डर्ट जैसे कोई ऑयल लग गया है। अब इस डर्ट को सोप की हेल्प से हम कैसे क्लीन करेंगे? जब हम इस क्लॉथ को इस मिसेल बने हुए जो सोप सॉल्यूशन है उसमें जब डिप करेंगे तो ये जो ऑयल का पार्टिकल है इसके साथ ये मिसेल आपस में इस तरीके से इसके ऊपर अटैच हो जाएगी, इसके आसपास जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी चेन है ये वाटर को तो रिपेल कर रही है लेकिन डस्ट को, डर्ट को, ऑयल को रिपेल नहीं करेगी, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। और ये जो वाटर के कांटेक्ट में पार्टिकल्स हैं तो इससे क्या होगा, इनके बीच में जो वाटर इसके ऊपर डर्ट के ऊपर आ नहीं पा रहा था वो वाटर अब इसके कांटेक्ट में आ पाएगा और इस तरीके से ये डर्ट आसानी से रिमूव हो जाएगा। सो इन दिस केस एवरीवन, एज यू कैन सी कि क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप तब होगा जब मिसल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ में आ गया सभी को? आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो जो आपका ये जो सोप का मॉलिक्यूल है बेसिकली ये एक ब्रिज की तरह से काम करता है। ओके, नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ सोप। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस? ये पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। मैं लिमिटेशंस की बात कर रही हूँ। जो सोप्स हैं, सोप्स आर मतलब दे डू नॉट फॉर्म लेदर विद हार्ड वाटर। यानी हार्ड वाटर अगर होगा, वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व होंगे तो वहां पर सोप क्लिंजिंग एक्शन नहीं करेगा। सोप विल नॉट शो इट्स क्लिंजिंग एक्शन। ऐसा क्यों है? वाई इज दिस सो? क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है बेसिकली उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस, और वो जो हमारी सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके साथ जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं, आप Ca2 पॉजिटिव भी लिख सकते हो, Mg2 पॉजिटिव भी लिख सकते हो, जैसे ही उनके कांटेक्ट में आते हैं सो दे गिव C15H31COO, मॉलिक्यूल डबल हो जाएगा और कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा। अब ये जो पार्टिकल यहाँ बना ये तो आपके वाटर में सॉल्यूबल हो रहे थे, लेकिन ये जो है ये पार्टिकल वाटर में सॉल्यूबल होने की बजाय वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे जिनको कहा जाता है स्कम, SCUM, स्कम। तो ये जो स्कम की फॉर्मेशन है, अगर आपने कभी देखा हो, जैसे अगर आपका पानी ज़मीनी आप यूज़ कर रहे हो, हैंडपंप वगैरह का वाटर यूज़ कर रहे हो, आप किसी फैब्रिक के ऊपर और सोप लगा के और उसको साफ करने की कोशिश करो, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो ड्रेन है उसके आसपास आपको वाइट वाइट से पार्टिकल से नजर आएंगे। दोज पार्टिकल्स आर बेसिकली स्कम पार्टिकल्स विच आर फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज काइंड ऑफ कंपाउंड्स। ओके, तो ये जो है ये एक मेजर लिमिटेशन है सोप की कि सोप को हम हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते। वो हार्ड वाटर के साथ क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म नहीं करता है, लेदर फॉर्म नहीं करता है, यानी मिसल नहीं बनाता। मिसल नहीं बनाएगा तो क्लींजिंग एक्शन भी नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर जो आपके सोप को हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में यूज करें, यानी अगर आपका जो वाटर है वो थोड़ा सा एसिडिक हो, ठीक है, इन एसिडिक सॉल्यूशन सोप डज नॉट वर्क। सोप तब भी काम नहीं करती। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेसिकली जैसे ही एसिडिक मीडियम में यानी H पॉजिटिव के में कांटेक्ट में ये आपके सोप के मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है, तो ये बना देते हैं कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल COOH, एसिड बनाती है। अब ये जो एसिड है ना, ये इतने लंबे कार्बन चेन वाले एसिड ये आपके ऑयल्स की तरह होते हैं, यानी डर्ट को रिमूव करने की बजाय ये जो सोप है ये उस डर्ट के ऊपर एक ऑयल की लेयर और चढ़ा देगा, यानी उस डर्ट को और भी मजबूती से पकड़वा देगा कपड़े के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर। तो वो डर्ट बिल्कुल भी रिमूव नहीं हो पाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दीज काइंड ऑफ ऑयल्स ऑन द सरफेस ऑफ फैब्रिक, ठीक है। तो इसीलिए हम सोप को एसिडिक सॉल्यूशन, अगर अब वाटर थोड़ा बहुत एसिडिक हो गया है अगर, तो भी यूज नहीं कर सकते, हार्ड वाटर है तो भी हम यूज नहीं कर सकते। तो अब हम क्या यूज करेंगे? इन दैट केस वी हैव टू मेक यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का हम यूज करेंगे, जिनको शॉर्ट में सिंडेट भी कहा जाता है, ठीक है, और सिंपली इनको डिटर्जेंट्स भी कहा जाता है। सिंडेट, सिंथेटिक डिटर्जेंट या डिटर्जेंट, ठीक है। अब ये भी जो है इनको एक और भी नाम दिया गया है, दे आर सोपलेस सोप्स, यानी ये
एक्शन करेंगे सोप की तरह, लेकिन इनमें जैसे सोप का मॉलिक्यूल होता है वैसा मॉलिक्यूल नहीं होगा। जो आपका सोप का मॉलिक्यूल है, जैसे हमने अभी बताया, लॉन्ग कार्बन चेन है, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और उसमें फिर सोडियम या पोटेशियम भी है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लॉन्ग कार्बन चेन है, साथ में कोई बेंजीन रिंग भी होनी ज़रूरी है, उसके ऊपर सल्फोनिक एसिड यानी SO3H होगा, जिसका सोडियम सॉल्ट लिया जाएगा। जनरली जब सबसे पहले डिटर्जेंट्स बनाए गए थे तो इसी तरीके से बनाए गए थे। ठीक है, लॉन्ग पार्ट है इसके अंदर, जैसे आप देख रहे हो, जो हाइड्रोफोबिक है, साथ में पोलर ग्रुप भी है, लेकिन पोलर ग्रुप जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक वाला नहीं बल्कि सल्फोनिक वाला है। ठीक है, क्लियर। तो जनरली ये जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं ये किस तरीके से वर्क करते हैं, एज कॉल्ड एज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। तो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स है वो हाइड्रोकार्बन से ऑब्टेन किए जाते हैं। जो कोल या पेट्रोलियम वगैरह से जब उनको सेपरेट करते हैं तो वहाँ से जो हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं उनसे हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो आपके सोप से बेटर होते हैं। क्यों बेटर है? क्योंकि इनको एक तो हम हार्ड वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्कम जैसे कोई पार्टिकल्स ये नहीं बनाएंगे, और साथ ही साथ इनको हम एसिडिक मीडियम में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑयल जैसा भी कोई पार्टिकल या कोई सब्सटेंस नहीं बनाएंगे। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दे कैन be used in hard water because they do not react with calcium or magnesium. Also, they can be used in any kind of water, maybe it is acidic or neutral, what kind of water it is, there is no issue. ठीक है, यहाँ तक कि सी वाटर के साथ भी ये लेदर की फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी उसमें भी क्लिनजिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। दे आर वेरी मच सॉल्यूबल इन वाटर ऑल्सो, वाटर में भी काफ़ी अच्छे से ये सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जो आपके सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं उन सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं बच्चों। एक होते हैं एनायनिक डिटर्जेंट्स, एक होते हैं आपके कैटायनिक डिटर्जेंट्स, और एक होते हैं नॉन आयनिक। एनायनिक डिटर्जेंट्स का मतलब है जो क्लिनजिंग एक्शन, यानी जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, हाइड्रोफोबिक पार्ट मस्ट बी नेगेटिव, हैविंग नेगेटिव चार्ज, जैसे ये था SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। जो कैटायनिक चेन होती है, कैटायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं, उसके अंदर जो कार्बन चेन है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज। और ये भी बता दूं, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ना वो ही बेसिकली क्लिनजिंग एक्शन करता है, क्योंकि ऑयल से, डर्ट से तो वही अटैच होगा ना। और नॉन आयनिक में नो आयंस, जो आपके शैम्पूज होते हैं या फिर जो हमारे ये कंडीशनर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर कैटायनिक डिटर्जेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं ये डिटर्जेंट्स। एनायनिक डिटर्जेंट जो आपके जितने भी लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स हैं, वॉशिंग पाउडर्स वगैरह हैं, उनके अंदर बेसिकली आपका एनायनिक डिटर्जेंट होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी बताती हूँ, जो ये आपके वॉशिंग पाउडर्स होते हैं ना, इनके अंदर सिर्फ 15 to 30% ही आपका मेनली डिटर्जेंट होता है, बाकी सारे तो फिलर्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर सोडियम सल्फेट डालते हैं, साथ में सोडियम का सिलिकेट भी डालते हैं। सोडियम सिलिकेट का मैं फॉर्मूला लिखने के बजाय उसका नाम ही लिख रही हूँ, सोडियम सिलिकेट। ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो ये आपके डिटर्जेंट को ड्राई रखते हैं, टू मेक इट ड्राई। ओके, अच्छा, इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट इसके अंदर डाला जाता है। किस लिए डालते हैं? ताकि जो डर्ट को रिमूव करते हुए बहुत ज़्यादा आपका सॉल्यूशन एसिडिक ना हो जाए, यानी आपके हाथों को या कपड़ों को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। मेंटेन अल्कलिनिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, एक CM सेलुलोज नाम का केमिकल भी, सब्सटेंस भी इसके अंदर मिलाया जाता है, ताकि वो डर्ट पार्टिकल्स को जो है वाटर के अंदर ही सेटल डाउन कर दे, सस्पेंड कर दे, नीचे बैठा दे, और आपका डर्ट वापस कपड़ों से चिपके नहीं। टू सस्पेंड डर्ट इन वाटर, वाटर के अंदर डर्ट सस्पेंशन की तरह से सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, और एक ब्लीचिंग एजेंट, माइल्ड सा ब्लीचिंग एजेंट डाला जाता है सोडियम परबोरेट के नाम से। ठीक है, ये है आपका ब्लीचिंग एजेंट,
बहुत माइल्ड होता है, जो कि क्या करता है, जो वाइट कपड़ों को और ज़्यादा वाइटनेस क्रिएट करता है। ठीक है, अगर ये स्ट्रांग होता ना तो आपके जितने कलर्ड फैब्रिक्स होते हैं वो सारे कलरलेस हो जाते, तो वो नहीं कर, इसलिए हम वो यूज़ नहीं करते हैं। कोई स्ट्रांग, बहुत ही माइल्ड जो है ब्लीचिंग एजेंट की तरह से ये काम करता है, माइल्ड, वेरी वेरी वीक। ओके, तो ये सारी चीज़ें खैर उसमें होती हैं, और ये आपका एनायनिक डिटर्जेंट ही उसमें होता है। केटाइनिक डिटर्जेंट्स मैंने जैसे बताया कंडीशनर्स वगैरह में यूज़ होता है। और डिश वॉशेस, डिश लिक्विड्स वगैरह आप लोगों को पता है ना, ये जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट कैटेगरी है ना, ये आपकी बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको खा सकते हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर ये आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत चला भी जाएगा तो ये आपकी बॉडी के अंदर से जब डिस्पोज ऑफ होगा या बाहर निकल जाएगा, तो फिर उसके बाद इसको डिकम्पोज कर पाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वुड बी एबल टू डिकम्पोज देम। ओके, लेकिन इन डिटर्जेंट्स को वो डिकम्पोज नहीं कर पाते, और इसी वजह से डिटर्जेंट्स जो हैं उनका एक मेजर जो इम्पैक्ट है वो है वाटर पॉल्यूशन। दे विल क्रिएट लॉट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ओके, क्लियर? अच्छा जी, अगर सोप और डिटर्जेंट में डिफ्रेंशिएट करना हो तो यू हैव नाउ सो मेनी पॉइंट्स। दोनों के जो बेसिक फॉर्मूला है वो अलग है, दोनों के जो आयंस हैं वो बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, हार्ड वाटर में कौन काम करता है कौन नहीं करता। सोप जो है वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो पॉल्यूशन नहीं करते, लेकिन डिटर्जेंट्स वाटर पॉल्यूशन करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो आपके सोप हैं उनको ऑयल से, प्लांट से मिलने वाले फैट्स वगैरह से, उनसे प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन वहीं जो डिटर्जेंट्स हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सोप के मॉलिक्यूल्स, डिटर्जेंट के कुछ मॉलिक्यूल का मैं एग्जांपल्स लिख रही हूँ ताकि कभी आपको यूज़ में आ जाए। सोडियम लोराइल सल्फेट, जहां पर देखिए आप सल्फेट वगैरह लिखा हुआ रहेगा ना, सल्फोनेट, सल्फेट, ये आपके डिटर्जेंट्स होंगे। ठीक है, सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये भी आपका क्या है, डिटर्जेंट है। ओके, एक मैं आपको कैटायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल देती हूँ, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से चलेगा, CH3 CH215 नाइट्रोजन से जुड़ा है, और नाइट्रोजन के ऊपर 3 और CH3 अटैच्ड हैं, और इस पूरी की पूरी चेन पे नाइट्रोजन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और बाहर Br नेगेटिव, तो ब्रोमाइड। तो क्योंकि ये कार्बन चेन, लॉन्ग कार्बन चेन आपकी पॉजिटिव है, इसलिए ये कैटायनिक डिटर्जेंट हुआ। ये जो एग्जांपल्स हैं या यहाँ जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, इन सब में जो कार्बन चेन है वो आपकी नेगेटिव है, SO3 नेगेटिव ग्रुप उनके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये आपके एनायनिक डिटर्जेंट्स के एग्जांपल्स हैं। सो एवरीवन,